Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं जेराट्रिक फिजियोथेरेपी। जैसे हमें पता है कि फिजियोथेरेपी बहुत सारी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स में, गायनी प्रॉब्लम्स में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में और पेडियाट्रिक प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसकी एक वाइड ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं जेराट्रिक रिहैबिलिटेशन। ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है ओल्ड एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, यानी इसमें बुजुर्गों के साथ जो डिजीजेस हैं उनसे रिलेटेड उनको असेस करना, उनको स्टडी करना, उनको डायग्नोज करना और उनको ट्रीटमेंट देना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है एल्डर्स में, बुजुर्गों में। सबसे पहले है जॉइंट पेन। क्रॉनिक जॉइंट पेन हो, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका कारण है जैसे एज बढ़ती है तो जॉइंट के अंदर जो साइनोबल फ्लूइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी लुब्रिकेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके साथ साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसकी इरोजन हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, जिससे जॉइंट स्पेस काफ़ी कम होती है और पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसकी 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जिसमें पेशेंट को कुछ मोबिलिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट थोड़ी सी स्टिफनेस रहती है, जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस। सेकेंड होता है स्टेज 2 जिसमें आउटर ग्रोथ हो जाती है बोन्स की। उनमें थोड़ी सी मोबिलिटी के वक्त हल्की हल्की पेन या स्वेलिंग रहनी शुरू हो जाती है, बट पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को इसमें फॉलो कर सकता है। थर्ड स्टेज होती है जिसमें पेशेंट की आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाता है। वो कार्टिलेज जो है इरोजन की वजह से, जैसे ये जॉइंट है तो ये जॉइंट स्पेस यहाँ है तो ये कम हो जाएगी। कम होने के कारण जो जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन है वो कम होगी, जिससे जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होगी, पेन होगी। फोर्थ स्टेज पे तो डिफॉर्मिटी हो जाती है। इन सब पेशेंट्स में फिर ज़्यादातर जैसे सर्जन्स हैं वो नी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं या हिप रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं। उसके साथ साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है एल्डर पेशेंट्स में। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जैसे इनमें न्यूरोपैथी जैसे मेरे क्लिनिक में भी कुछ पेशेंट्स आते हैं तो उनकी सबसे पहली शिकायत होती है कि हमारे हाथ वीक हैं, सुन हो रहे हैं, इनमें नमनेस है या कीड़ियां सी चलती हैं, जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं या मेडिकल लाइन में पैरास्थीजियास कहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन ये एक नर्वस सिस्टम का ही डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके साथ साथ अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, देन उसके साथ साथ पार्किंसन डिजीज, यानी जो एक मूवमेंट, प्रोलॉन्ग्ड मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं इसमें इनवॉलंटरी। ये भी नर्वस सिस्टम का ही डिसऑर्डर है। एंजाइटी है, आर्थराइटिस है, डिप्रेशन है। ये सारी प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है ओल्ड पेशेंट्स में। खासकर एक तो ओल्ड पेशेंट्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज, कार्डियक पल्मोनरी डिजीजेस, उसके साथ साथ उनका हार्ट पंपिंग एक्शन कई बार वीक होता है। और कुछ पेशेंट्स में हम देखते हैं जैसे हार्ट रेट लो होगा या हाई होगा। कईयों का हार्ट रेट ज़्यादा लो होने से या वीक होने से पेसमेकर भी सर्जन्स हैं जो लगाते हैं। उसके साथ साथ उनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ये कॉमन है। ओबेसिटी के कारण ऐसे पेशेंट्स में आर्थेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो ये शिकायत भी बहुत कॉमन है। इसके जेराट्रिक्स के यहाँ ओल्ड एज में कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर 90% पेशेंट्स में पाए जाते हैं। नंबर 1, जर्नलाइज्ड वीकनेस। जैसे मैंने बताया कि एज्ड लोग हैं, उनकी मोबिलिटी कम होती है, तो उससे उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी काफ़ी कम होता है, मसल मास कम होता है, मसल स्ट्रेंथ कम होती है, थायराइड की शिकायत होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है जो उनको पता ही नहीं होता। कई बार सोडियम लेवल इतने लो होते हैं, और बेसल मेटाबॉलिक रेट लो होने से एनर्जी लेवल इनडायरेक्टली, और एंडोक्राइन सिस्टम और बाकी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होने से, और साथ में वो इतनी मेडिसिन जो लेते हैं कई बार उनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे उनके अंदर इतनी एनर्जी हाई नहीं होती।
उसके साथ साथ क्रॉनिक पेन। सो क्रॉनिक पेन अभी जैसे हमने सारा डिस्कस किया कि जॉइंट्स कैसे अफेक्ट हो जाते हैं, डीजनरेशन होती है। सो वो खाली नी जॉइंट्स या हिप जॉइंट्स नहीं है, सारे ही बॉडी के जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं ओल्ड एज में, चाहे वो हमारी स्पाइन है, चाहे हमारे शोल्डर्स हैं, चाहे हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, जितने भी जॉइंट्स हैं। सो कहीं पे भी उनका पेन, तो ये धीरे धीरे क्रॉनिक पेन जो है बनता जाता है। उसके साथ साथ मसल इम्बैलेंस, जिसके कारण उनको पॉस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी उनका पॉस्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, जिसको हम ज़्यादातर ओल्ड एज में कहते हैं काइफोटिक पॉस्चर। सो काइफोटिक पॉस्चर जो होता है, जैसे हम पॉस्चर होता है, तो ये शोल्डर्स ऐसे प्रोट्रूड हो जाते हैं। सो वो उसमें उनको इम्बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सो इसको हम बैलेंस इम्पेयरमेंट कहते हैं। सो बैलेंस इम्पेयरमेंट जो है वो इस हद तक हो जाती है कि रिस्क ऑफ फॉल या रिस्क ऑफ इंजरी वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई ओल्ड एज में होती है। थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगी। सो जैसे इम्पॉर्टेंस है, चेंजेस क्या होते हैं विद एजिंग। सो बोन हेल्थ है वो अफेक्ट होती है, कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ बोन होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बोन एब्जॉर्प्शन कम होती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और फ्रैक्चर के चांसेस एज्ड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंस है एल्डरली लोगों की, इसमें क्या क्या उनको फिजिकल एलिमेंट्स होती है, डिक्रीज मसल मास, एनर्जी कम हो जाती है, जैसे मैंने बताया बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है, स्ट्रेंथ और फंक्शन कम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट से हार्मोन्स कम हो जाते हैं, विजुअल एक्टिविटी यानी आईज अफेक्ट होती है, फंक्शन सेंसेस के अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ओल्ड एज में मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, माइंड उनका नॉर्मल नहीं रहता, एक्यूट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, जिसको हम मेडिकल लाइन में डिलीरियम कहते हैं, डिमेंशिया की शिकायत बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेटली जिसको अल्जाइमर डिजीज में कन्वर्ट होता है, और आइसोलेटेड रहना। सो इसमें जेराइट्रिक रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है। सबसे पहले करेक्ट डायग्नोज होना कोमॉर्बिडिटीज का, असेस करना कोमॉर्बिडिटीज को, पेशेंट को और उसकी फैमिली को पूरी तरह से इन्वॉल्व करना। इसमें टीम वर्क चाहिए बिटवीन अ डॉक्टर, सर्जन एंड फिजियोथेरेपिस्ट, और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हमने प्रिवेंट करना है। सो लास्ट में जैसे आज हम लोगों ने जेराइट्रिक फिजियोथेरेपी के बारे में डिस्कस किया, और ये एक वाइड ब्रांच है, क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स। नंबर 1, दिन के 15 से 20 मिनट उनके साथ ज़रूर बैठें, आधा घंटा निकाल सकें तो और भी अच्छा है, उनके साथ थोड़ी बातचीत करें, मिक्स होएं, सारे दिन की थोड़ी सी डिस्कशंस करें। नंबर 2, कोमॉर्बिडिटीज़, उनकी जो भी हेल्थ रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको असेस करें, और देखें कि वहाँ पे कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो टाइमली डायग्नोज होने पे उसका ट्रीटमेंट सही हो जाता है। नंबर 3, उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको चेक करें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, तो उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोने से क्या है कि उनका जो है बोन डेंसिटी और लो होगी, मेटाबॉलिज्म और लो होगा, मसल्स और ज़्यादा स्टिफ होंगे, जॉइंट्स और ज़्यादा स्टिफ होंगे, और कम सोने से उनका ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिव होगा। तो दोनों ही सिचुएशन ठीक नहीं है। देन ईटिंग हैबिट्स, एल्डर्स की ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेक करें। ईटिंग हैबिट्स में या तो एल्डर्स बिल्कुल नहीं खाते हैं, कहते हैं हमारा एपेटाइट, हमें भूख ही नहीं लगती, सो थोड़ा सा इस पे चेक रखेंगे कि थोड़ा सा कुछ हेल्दी खाएं उनकी हेल्थ के हिसाब से, और बिल्कुल ही कम खाने से डेफिशिएंसीज हो जाती है, तो वहाँ पे भी एक चेक सिस्टम होना चाहिए। उसके साथ साथ मेडिसिन्स पे चेक रखें, जैसे कुछ पेशेंट्स हैं वो ओवर इंडल्ज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल भी कोई दवाई ऐसे ही मत खाएं, उसको असेस करें और फिर ही खाएं। देन वॉकिंग एड मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, रिस्क ऑफ इंजरी और रिस्क ऑफ फॉल बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, तो वहाँ पे उनको वॉकिंग एड ज़रूर दें, चाहे वो स्टिक यूज़ करें या वॉकर के साथ चलें। और लास्ट में उनके जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रूर रखें,
और उसके साथ साथ उनके कॉग्निटिव स्किल्स यानी ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, रीडिंग है, कंप्यूटर पे कोई काम या लैपटॉप पे काम करना है, या कुछ भी ब्रेन एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो थी जो आज मैं आपको बताना चाहती थी। सो अब आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपकी कुछ भी क्वायरीज हों प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करिए, लिखिए, और उसके साथ साथ कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताएं मुझे। थैंक यू सो मच।